तो दोस्तों, आज मैं एक नए ड्रामे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है डेथ्स गेम। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम चोई था। वो एक अजीब सी जगह में बहुत बुरी हालत में था और रोता हुआ चिल्ला रहा था कि मुझे वहाँ क्यों जाना होगा जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। एक लड़की गन लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम मुझे ढूंढते हुए आए, मेरे तुम्हारे पास आने से पहले। वो लड़की उसके सामने आकर उसके सिर पे गन पॉइंट करके शूट करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम 7 साल पहले का देखते हैं। चोई रेडी होकर कहीं जा रहा था तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड जीसू का कॉल आता है। उनकी बात से पता चलता है कि चोई तैकांग नाम की एक कंपनी के फाइनल इंटरव्यू राउंड के लिए जा रहा था। ये काफी इम्प्रेसिव था क्योंकि चोई अब तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था। जीसू के बात से तो लग रहा था कि वो श्योर थी कि चोई का सिलेक्शन हो ही जाएगा। चोई उससे कहता है कि वो इंटरव्यू के बाद उसे कॉल करेगा और फोन रख देता है। चोई खुद में काफी कॉन्फिडेंट था। वो सोचता है कि ग्रेजुएट होने से पहले मुझे ये जॉब लेना ही होगा। चोई अभी चलता हुआ जा ही रहा था कि एक आदमी उससे टकराता हुआ बीच सड़क पे जाकर खड़ा हो जाता है। सामने से एक कार आकर उसे धक्का मारती है और वो उड़ता हुआ आकर चोई के सामने गिरता है और मर जाता है। अपने सामने ऐसा देखकर चोई बहुत घबरा गया था। इंटरव्यू के बीच में भी वो कांप ही रहा था। इस वजह से उसका इंटरव्यू भी खराब हो जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता। उस समय वो मन में सोचता है कि उसे एक अच्छा चांस मिला था जो उसके हाथ से निकल गया। उसे तब पता नहीं था कि आगे के 7 साल वो नौकरी ढूंढता रह जाएगा। इंटरव्यू में रिजेक्शन के बाद चोई को अपने स्टूडेंट लोन चुकाने के लिए कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ते हैं। उसी बीच कोविड-19 के कारण नौकरी ढूंढने में उसे और मुश्किल होने लगी थी। जहां उसके साथ के लोग वर्क एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे, वहां वो एक के बाद एक पार्ट टाइम जॉब ही कर रहा था। उसके लिए एक ऑर्डिनरी लाइफ अचीव करना मुश्किल हो गया था, जिसमें नौकरी पाने के बाद इंसान शादी करता है। उसने हजारों जगह जॉब्स अप्लाई किया, कई इंटरव्यूज में गया, पर हर जगह बस रिजेक्शन ही मिला। 7 साल ऐसे ही बिताने के बाद उसे फिर से तैकांग कंपनी के फाइनल इंटरव्यू में जाने का चांस मिल पाया, जिससे फिर से उसकी उम्मीद जगी थी। फिर हमें चोई के इंटरव्यू वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक इंटरव्यूअर उसका रेज्यूमे देखकर कहता है कि इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, पर तुमने तो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स ही किए हैं। चोई अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए बोलने ही वाला था तो एक दूसरा इंटरव्यूअर उसके डैड के बारे में पूछता है। तो चोई बताता है कि जब वो 5 साल का था तभी उसके डैड की डेथ हो गई थी। ये सुनकर वो इंटरव्यूअर कहता है कि तभी तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो चोई की तारीफ करते हुए कहता है कि इतने पार्ट टाइम जॉब्स के बाद भी तुमने खुद पे काम करना बंद नहीं किया, तभी तो इतने सर्टिफिकेशंस एक्वायर किए। इंटरव्यू रूम से निकलकर चोई काफी खुश था, पर तभी उसे उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो किसी ह्यूनसू का नाम लेकर पूछता है कि तुमने उसके कहने पे इन्वेस्ट किया था क्या। चोई हाँ कहकर पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। आंसर सुनकर चोई ह्यूनसू के घर की तरफ भागता है। एक्चुअली ह्यूनसू एक स्कैम के थ्रू मार्केट मैनिपुलेट करता था और अब सबके इन्वेस्ट किए हुए पैसे खो बैठा था और खुद कहीं भाग निकला था। चोई ह्यूनसू के घर पहुंचकर दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है। वो रोते हुए चिल्ला रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन भी जाता है और बताता है कि वो अपने सारे पैसे गवा बैठा है, पर पुलिस वाला कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि कोरिया के लॉ के अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को ध्यान में रखकर किया जाए तो लॉस होने पे वो फ्रॉड का केस नहीं कर सकता है। ये जानकर चोई बहुत हेल्पलेस हो जाता है, पर वो कर ही क्या सकता था। वो याद करता है कि कैसे ह्यूनसू ने उसे कन्विंस किया था पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। चोई अपनी हालत पे बस रोए ही जा रहा था। बाद में वो जीसू के घर जाता है। वहाँ पहुँचने के कुछ दूर पहले से वो देखता है कि जीसू किसी लड़के के साथ कार से निकलती है और वो लड़का उसे फ्लावर्स देता है। उस लड़के के जाने के बाद वो जीसू के पास जाता है और पूछता है कि तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या। जीसू मना करती है तो चोई कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे जैसे लूजर के पीछे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। जीसू कहती है कि ऐसी बातें करने से अच्छा है कि तुम और मेहनत करो। इस पे चोई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने समय से क्या कर रहा हूँ, पर मैं जितना भी कोशिश कर लूँ मेरे लिए चीजें बदल नहीं सकती, मैं खुद भी थक चुका हूँ। चोई जीसू से रिश्ता खत्म कर लेता है, कहता है कि मैं तुम्हें अब और तकलीफ नहीं दे सकता। वहाँ से चोई जब अपने घर पहुँचता है तो बारिश शुरू हो गई थी। वो देखता है कि उसके घर पे ताला लगाकर सारी चीजें बाहर बारिश में रख दी गई थी। एक्चुअली वो कुछ महीनों का रेंट नहीं दे पाया था।
जिस वजह से लैंडलॉर्ड ने ऐसा किया था। उसने दरवाजे पे एक नोटिस चिपकाया था जिसमें उसने लिखा था कि वो उसका डिपॉजिट भी नहीं लौटाएगा। रात भर चोई अपने घर के बाहर बारिश में बैठा रहता है। सुबह होने पे उसके फोन में तयकांग कंपनी से मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया है। चोई से रहा नहीं जाता, वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अब वो पूरी तरह से हार चुका था। वो सुसाइड करने का डिसाइड करके एक बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाता है। वो मन में उस आदमी को याद करता है जो 7 साल पहले उसके सामने मरा था और सोचता है कि उसकी वजह से ही उसकी लाइफ ऐसी हो गई। वो मन में सोचता है कि मुझे मरने का कोई डर नहीं, मुझे जिंदा रहने का डर है। डेथ से तो मुझे अपनी तकलीफ से छुटकारा ही मिलेगा। ये सोचता हुआ वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। उस समय हम देखते हैं कि उसके फोन में उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। चोई को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक प्राइवेट प्लेन के अंदर था। वो कंफ्यूज होकर सोचता है कि आफ्टर लाइफ में जाने के लिए प्लेन में ट्रैवल करना होता है क्या। फिर वो अपने सामने रखे स्क्रीन में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसका चेहरा तो बदल गया है। वो सोच ही रहा था कि ये कैसे हुआ तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसने गॉगल्स पहना हुआ था। वो अपने ग्लासेस हटाती है तो चोई उसकी आंखें देखकर डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और चोई अपने ओरिजिनल रूप में उस लड़की के साथ एक ऊंची टावर जैसी जगह पे आ जाता है। अपने चारों तरफ देखकर चोई उस लड़की से पूछता है कि हम हेल में हैं क्या। तो वो लड़की कहती है कि जब तुम हेल के लिए जा रहे थे तो बीच में मैं तुम्हें यहाँ ले आई क्योंकि मुझे तुम्हें पनिश करना है। चोई पूछता है कि क्यों, मुझे क्यों पनिशमेंट मिलेगी। तो वो लड़की कहती है क्योंकि तुमने मेरा मजाक बनाया। चोई पूछता है कि मुझे पनिशमेंट देने वाली तुम कौन होती हो। तो वो लड़की अचानक से उसके पास आ जाती है और उसे टावर के एज पे ले जाके गले से पकड़कर लटका देती है। चोई नीचे देखता है तो बहुत सारे डरावने क्रिएचर्स थे। वो किसी तरह उस लड़की से पूछता है कि तुम हो क्या। तो वो कहती है कि मैं वही हूँ जिसका तुमने मजाक बनाया था, मैं डेथ हूँ और मेरी इंसल्ट करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो चोई का गला छोड़ देती है और वो नीचे गिरता चला जाता है जहाँ बहुत से क्रिएचर्स उसकी तरह बढ़ते हैं। पर गिरते हुए चोई फिर से उस प्लेन में आ जाता है। डेथ भी वही थी। वो पूछता है कि मेरा पनिशमेंट क्या रहेगा। तो वो कहती है कि गॉड ने इंसानों को एक प्रिविलेज दी थी जिससे वो अपनी लाइफ टाइम में बस एक बार डेथ एक्सपीरियंस करते थे। मैं वो प्रिविलेज तुमसे ले रही हूँ। अब तुम्हें 12 बार मरना होगा। तुम्हारी आत्मा 12 ऐसे लोगों की बॉडी में जाएगी जिनकी डेथ करीब हो ताकि तुम ये एक्सपीरियंस कर सको कि डेथ कितनी पेनफुल हो सकती है। डेथ आगे कहती है कि अगर तुम किसी बॉडी में डेथ अवॉइड कर पाओगे तो उसी बॉडी में फिर तुम अपनी बाकी जिंदगी जी सकते हो। चोई कहता है कि पर मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहता और मैं मर चुका हूँ तो अब सब ओवर हो चुका है। इस पे डेथ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मरने से सब खत्म हो जाता है, डेथ तो बस एक शुरुआत है। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाते ही बाहर का मौसम बदल जाता है और प्लेन हिलने लग जाता है। चोई लाइफ जैकेट पहन लेता है। उसे लगता है कि वो मर ही जाएगा पर ऐसा नहीं होता, ये बस एक टर्बुलेंस था। कुछ देर में प्लेन स्टेबल हो जाता है। चोई को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो मन में सोचता है कि क्या मैं बच गया। वो प्लेन में इधर उधर एक्सप्लोर करता है तो देखता है कि अंदर बहुत सी महंगी महंगी चीजें थी। अचानक से एक चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर घुस जाता है और उसे उस आदमी की सारी मेमोरीज दिखने लगती है जिसके बॉडी में उसकी आत्मा थी। ये पार्क जिंटे नाम के एक आदमी की बॉडी थी जो तयकांग के सीईओ का सेकंड बेटा था। उसका बचपन ये सोचते हुए बीता था कि हर फैमिली में उसकी तरह प्राइवेट जेट्स होते हैं, पूल्स और गार्डन्स होते हैं। पर पैदा होने के बाद से ही उसे अपने बड़े भाई से हर चीज में कॉम्पीट करवाया गया था। आखिर अपने भाई को हराकर अब वो तयकांग का सीईओ बनने वाला था। उसके डैड ने उसे अपना सक्सेसर चुना था और उसे सीईओ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इतनी सारी मेमोरीज आने से पहले तो चोई कंफ्यूज होता है, फिर सोचता है कि जिस कंपनी में नौकरी पाने के लिए मैं इतना डेस्परेट था अब वहाँ का सीईओ बनकर रह पाऊंगा। अब वो खुश होने लग जाता है पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं चलती। अचानक से प्लेन के इंजन में ब्लास्ट होता है। फिर देखते ही देखते पूरे प्लेन में आग लग जाती है और चोई भी उस आग में जलकर मर जाता है। फिर वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ डेथ थी। वो कहती है कि अभी तो 11 बार बचे हैं। चोई चलता हुआ डेथ के पास जाता है। उसके टेबल पे बहुत से बुलेट्स रखे थे। वो पूछता है कि ये बुलेट्स क्यों हैं? तो डेथ कहती है कि जब मैं तुम पे शूट करूंगी तो तुम्हारी आत्मा एक नए बॉडी में जाएगी। चोई फिर उस चमकते हुए स्टोन के बारे में पूछता है
तो डेथ बताती है कि उस स्टोन के थ्रू उस इंसान की सारी मेमोरीज और एबिलिटीज तुम में आ जाएगी। ये सुनकर चोई खुद में कहता है कि वीडियो गेम के जैसा। वो फिर पूछता है कि पार्क जिंटे के साथ क्या हुआ। डेथ उसे वीडियो गेम के टर्म्स में एक्सप्लेन करती है कि पार्क जिंटे ने उस गेम को एंडिंग तक खेला और तुमने उसी गेम को एंडिंग के पहले के सेव पॉइंट से खेलना शुरू किया। तुम्हारे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें उस गेम की दूसरी एंडिंग भी मिल सकती है। चोई पूछता है कि मेरा सरवाइव करना पॉसिबल है क्या? उस प्लेन क्रैश में सरवाइव करने के लिए मैं क्या ही कर सकता था? डेथ कहती है कि सरवाइव कैसे करना है वो बताना मेरा काम नहीं है। फिर चोई पूछता है कि अगर मैं लास्ट तक सरवाइव नहीं कर पाया तो क्या होगा? डेथ कहती है कि तब तुम्हें हेल जाना होगा। वो एक दरवाजे की तरफ दिखाकर कहती है कि हेल उसके पीछे ही है। वो चोई को हेल के अंदर ले जाती है, जहाँ की हालत देखकर वो डर से रोने लग जाता है। वापस आने पे वो रोता हुआ कहता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मुझे वहाँ जाना होगा। डेथ कहती है तुम्हारी गलती थी कि तुम मुझे ढूंढते हुए आए। मेरे तुम्हारे पास आने से पहले चोई रोता हुआ कहने लगता है कि जब मैं जिंदा था तब भी मेरा हर दिन हेल के जैसा था और मरने के बाद भी मुझे वहीं जाना होगा। डेथ कहती है कि तब तो तुम्हें सरवाइव करना होगा। अगर अपने नए लाइफ में तुम अच्छा काम करोगे तो हो सकता है तुम्हें हेल जाना ना पड़े। चोई के मन में थोड़ी उम्मीद जागती है। वो पूछता है कि ऐसा पॉसिबल है? तो डेथ कहती है कि हाँ है। उस पॉइंट पे तुम्हारा जजमेंट मैं नहीं बल्कि गॉड हैंडल करेंगे। फिर वो आगे आकर फिर से चोई के सिर पे शूट करती है और दूसरे बॉडी में जागने पे चोई देखता है कि वो एक प्लेन से नीचे गिर रहा है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पैराशूट ही नहीं है। उसके आसपास और भी कई लोग थे जिनके पास पैराशूट्स थे। वो उनसे हेल्प मांगने लगता है। तभी वो चमकता हुआ स्टोन उसमें आकर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे इस आदमी की मेमोरीज दिखती है। उसे पता चलता है कि अभी उसका नाम सॉन्ग जेसुप है। वो हमेशा से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का फैन रहा है और एक डेंजरस लाइफ जी रहा है। उसके चैलेंजेस की वजह से उसका नाम 4 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है और आज वो बिना पैराशूट के जमीन से 8000 मीटर की ऊंचाई से जंप का रिकॉर्ड बना रहा है। जमीन पे एक सेफ्टी नेट इंस्टॉल किया गया है जिसपे उसे लैंड करना है। लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। अगर आज वो ये कर पाता है तो उसके स्पॉन्सर से उसे 3 बिलियन कैश मिलने वाला था। मेमोरीज और एबिलिटीज आ जाने से चोई को अचानक कॉन्फिडेंट फील होने लगता है और उसका सारा डर खत्म हो जाता है। वो मन में सोचता है कि चलो 3 बिलियन के लिए कोशिश की जाए। वो खुद को हवा में स्टेबल करके बैलेंस बनाता है। फिर नीचे देखता है कि सेफ्टी नेट कहाँ लगा है। वो खुद को सेफ्टी नेट के डायरेक्शन में ही ले जा रहा था पर वो उससे थोड़ी दूर पे गिरता है और उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है जहाँ 2 लोगों की बॉडीज थी और पुलिस और फोरेंसिक की भीड़ लगी थी। एक बॉडी के पास हील्स और वॉलेट के अलावा चोई की एक फोटो पड़ी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम चोई को देखते हैं जो फिर से हेल्स गेट के बाहर वाली जगह पे पहुंच गया था। वो अपना मरना याद करता है जिसमें वो 8000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पे गिरा था। वो मन में सोचता है कि उसने बिना पैराशूट के जंप लगाने का सोचा भी कैसे था। तभी उसे रियलाइज होता है कि डेथ उसके पीछे खड़ी थी। वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके शूट ही करने वाली थी ताकि उसकी आत्मा तीसरी बॉडी में जा सके, पर चोई उसे रोकता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि मेरे सरवाइव करने का चांस है, पर इन डेथ्स को तो रोका ही नहीं जा सकता था। डेथ कहती है कि रोका तो जा सकता था पर कैसे वो तो तुम्हें पता करना है। चोई फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता हुआ कहने लगता है कि मैं इतने ऊंचे से गिरा, मेरी गर्दन टूट गई, मेरा सर फट गया। तो डेथ कहती है कि मैंने तो कहा ही था कि ये पनिशमेंट है, तो पेनफुल तो रहना ही था। चोई सॉरी बोलता है मरने से पहले उसने जो डेथ के बारे में बोला था उसके लिए। तो डेथ कहती है कि तुम्हारा माफी मांगना काफी नहीं है, तुमने जो पाप किया है वो इतना बड़ा है कि भगवान भी गुस्से में आ गए हैं। चोई हैरानी से पूछता है कि मैंने आखिर ऐसा भी क्या किया, मेरा खुद को मारना क्या इतना गलत था? डेथ कहती है कि ये तुम्हें खुद ही पता करना होगा कि तुमने क्या पाप किया है। अगर तुम ये पता नहीं कर पाते हो तो सरवाइव करने के बाद भी तुम्हें हेल ही जाना होगा। डेथ फिर चोई से पूछती है कि तुमने आखिर अपनी जान ली ही क्यों? चोई आंसर करता है क्योंकि मुझे हर तरफ अंधेरा ही दिख रहा था, खुली आंखों में भी और बंद आंखों में भी। चोई बताता है कि उसका जन्म एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। वो अपनी लाइफ इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश करता रहा पर उसे एक जॉब तक नहीं मिल पाई। वो अपने सारे पैसे भी खो बैठा। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे उससे भी रिश्ता तोड़ना पड़ा। उसकी लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं बची थी।
डेथ पूछती है, तुमने खुद को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुम्हें होपलेस फील हो रहा था। चोई कहता है कि तो इसमें मैंने इतना भी क्या गलत किया, ऐसा तो नहीं था कि मैंने किसी और को नुकसान पहुंचाया हो। इस पर डेथ कहती है कि ध्यान से सोचो, क्या सच में तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। चोई अब थोड़ा इम्पेशेंट होने लगता है। वो कहता है कि मैं क्यों सोचूं, मेरे लिए तो ऐसे भी सब खत्म ही हो चुका है। डेथ कहती है, सोचो ताकि अपने किए पे तुम पछता सको। चोई पूछता है, पछताने से क्या मैं हेवन जा पाऊंगा? क्या मुझे लाइफ में सेकंड चांस मिलेगा? अगर नहीं तो फिर मैं क्यों करूं? डेथ कहती है, तुम्हें शायद अपने अलावा किसी की भी कोई परवाह नहीं है। वो आगे आकर चोई को शूट करती है। इस बार जागने पे चोई खुद को एक स्कूल स्टूडेंट की बॉडी में पाता है। वो खुद को जाकर मिरर में देखता है और सोचता है कि ये तो मिडिल स्कूल स्टूडेंट लग रहा है, इसकी जान आखिर कैसे गई होगी। तभी वो चमकता हुआ स्टोन उसमें आकर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम ह्योक्सू है और वो 17 साल का है। जब वो 5 साल का था तब उसके डैड की डेथ हो गई थी। तब से उसकी मॉम अकेले ही घर चला रही थी। उसे सपोर्ट करने के लिए वो दिन रात काम करती थी। उनको इतना मेहनत करता देख वो भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहता था, पर उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में उसे बुली किया जाता था। वो अपनी मॉम से कुछ कहता भी नहीं था ताकि उनकी परेशानी ना बढ़े, पर वो समझ नहीं पाता था कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से स्कूल उसके लिए हेल बना हुआ है। बुलिंग से तंग आकर आखिर उसने सुसाइड करने का डिसाइड किया था। उसने सुसाइड नोट भी लिख लिया था और जंप करने वो छत की तरफ ही जा रहा था। ह्योक्सू की मेमोरीज आने पे चोई अपने डेस्क में बैठता है और वहाँ उसका लिखा सुसाइड नोट पढ़ता है। चोई सोचता है कि ह्योक्सू ने उसकी तरह ही सुसाइड किया होगा। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो खुद की जान नहीं लेगा तो इस बार वो सरवाइव कर पाएगा। वो ये सोचकर खुश होने लगा था कि अब उसे हेल नहीं जाना होगा। तभी एक बुली आकर उसे परेशान करने लगता है, पर इस बार वो ह्योक्सू नहीं बल्कि चोई था। वो एक चेयर उठाकर उस बुली को मारता है। उस बुली का एक दोस्त भी था तो वो उसको भी मारता है। बुली को उसके बाल से पकड़कर वो मारने लगता है और कहता है कि आगे से मुझे तंग करने का सोचना भी मत। चोई अभी उसे मार ही रहा था कि उसका एक दूसरा दोस्त आ जाता है जो कद काठी में चोई से काफी मजबूत था। चोई इसके सामने टिक नहीं पाता और फिर तीनों बुली मिलकर चोई को मारने लग जाते हैं और टीचर के आने पर उन्हें रुकना पड़ता है। जो मेन बुली था उसका नाम जिनसांग था और मजबूत वाले का नाम तैस्योक था। चोई जिनसांग की तरफ देखकर सोचता है कि अगर सिर्फ वो होता तब तो मैं उसे हैंडल कर लेता, पर त्योक्सुक के आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्कूल ओवर होने के बाद जिनसांग चोई को स्कूल के ऑडिटोरियम ले जाता है जहाँ उसके दोस्त चोई को पकड़ते हैं और वो उसे बुरी तरह मारने लगता है। कुछ देर के बाद तैस्योक उसे रोकने की कोशिश करता है ये बोलकर कि अब बहुत हो गया, तो जिनसांग उसे एक जोर का थप्पड़ लगाता है। जिनसांग तो चोई को और मारता पर एक लड़की के आने पे रुक जाता है। चोई फिर ह्योक्सू के घर लौटता है। घर देखकर वो सोचता है कि ये तो बहुत एवरेज है, मतलब इस बार मैं अमीर नहीं हूँ। ह्योक्सू और उसकी मॉम की फोटो देखकर चोई मन में सोचता है कि इसे भी मेरी तरह एक सिंगल मॉम ने पाला है। वो फिर फ्रिज में लगे एक नोट को देखता है जिसमें ह्योक्सू की मॉम ने लिखा था कि उन्हें आने में देर हो जाएगी तो वो खाना खा ले। नोट देखकर चोई को अपनी मॉम की याद आ जाती है। वो भी ऐसे ही उसके लिए नोट छोड़ा करती थी। चोई अपनी मॉम को याद करता हुआ सोचता है कि वो गरीबी में अपनी मॉम के साथ रहा है, पर वो कभी अमीर नहीं बनना चाहता था। वो तो बस चाहता था कि उसे नौकरी मिल जाए, फिर वो शादी कर ले और बाकी लोगों की तरह अपनी फैमिली शुरू करे। पर ये सारे कॉमन गोल्स अचीव करना उसके लिए मुश्किल हो गया। चोई को अपनी मॉम की इतनी ज्यादा याद आने लगती है कि वो उन्हें कॉल करने का सोचता है। वो उनका नंबर डायल ही करने वाला था कि उसे जिनसांग का मैसेज आता है जिसमें उसने उसके लिए पैसे लाने को कहा था। चोई अपनी मॉम को कॉल ना करके मन में सोचता है कि मुझे अपनी करंट लाइफ पे फोकस करनी चाहिए। वो फिर से ह्योक्सू का सुसाइड नोट पढ़ता है और मन में सोचता है कि जिसकी वजह से तुम्हें सुसाइड करना पड़ा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। चोई तैस्योक की तरफ देखकर सोचता है कि पहले मुझे किसी भी तरह इसे अपने साथ मिलाना होगा। तैस्योक वॉशरूम जाता है तो चोई भी उसके पीछे जाता है। वो तैस्योक को भड़काने के लिए कहने लगता है कि मैंने नोटिस किया कि तुम जिनसांग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर मुझे समझ नहीं आता कि जिनसांग क्यों बॉस है। बॉस तो तुम्हें होना चाहिए था। चोई ने जैसा एक्सपेक्ट किया था तैस्योक का रिस्पॉन्स वैसा ही रहता है। वो कहने लगता है कि मुझे भी उस जैसे के ऑर्डर्स मानना अच्छा नहीं लगता जिसे तुम्हारे जैसे लूजर ने पीट दिया। उसे तो मैं एक हाथ से ही हरा दूं,
पर उससे मैं 1-on-1 लड़ ही नहीं सकता। तेसुक बताता है कि जिनसांग की दोस्ती एक सीनियर से है जो उस पूरे एरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। उसके सपोर्ट की वजह से ही जिनसांग स्कूल का बॉस बनता फिरता है। ये सब जानकर चोई मन में सोचता है कि मुझे कोई प्लान बनाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चोई कैफेटेरिया में लंच कर रहा था तो जिनसांग वहाँ आकर उसका चेहरा बोल में घुसा देता है। फिर हंसता हुआ कहता है कि लगता है तुम्हें खाना बहुत पसंद है, तभी तो तुमने पूरा चेहरा उसमें घुसा लिया है। ये बोलकर वो जाने लगता है तो चोई चिल्लाकर उसे रोकता है। फिर उसके पास जाकर अपना पूरा खाना उसके सर पे डाल देता है और कहता है कि तुम्हें ये खाना ज्यादा पसंद है शायद, तभी तो तुमने इसमें नहा ही लिया है। चोई फिर दौड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। जिनसांग तो गुस्से में पागल हो जाता है। वो चिल्लाकर तेसुक से कहता है कि वो चोई को पकड़कर उसके सामने लेकर आए, पर तेसुक मना कर देता है, ये बोलकर कि अभी वो लंच कर रहा है। तो कैफेटेरिया के सारे स्टूडेंट्स जिनसांग पे हंसने लगते हैं। ऐसी इंसल्ट हो जाने पे वो सीधा अपने सीनियर दोस्त के पास जाता है। एक्चुअली तेसुक ने ऐसा चोई के कहने पे ही किया था। चोई ने उससे पहले ही कहा था कि चाहे वो जिनसांग के साथ कुछ भी करे, वो बीच में इन्वॉल्व ना हो। इधर जिनसांग जाकर अपने सीनियर दोस्त को सब बताता है, जिसके बाद वो सीनियर अपने बहुत से लोगों को लेकर स्कूल पहुंचता है। जिनसांग ने उसे बताया था कि उस पे खाना डालने वाला तेसुक था, पर जब उसे पता चलता है कि असल में वो तेसुक नहीं बल्कि चोई था, तो वो जिनसांग पे गुस्सा करता है और कहता है कि जब तुमसे एक पिद्दी सा लड़का हैंडल नहीं हो पाया तो तुम मेरे दोस्त कहलाने लायक नहीं हो। चोई ने ऐसा ही आउटकम सोचकर ये प्लान बनाया था। अब अपने सीनियर दोस्त के सपोर्ट के बिना जिनसांग की कोई इज्जत नहीं रह जाती। सब लोग खुलेआम उसके इंसल्ट करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोई रनिंग के लिए पार्क गया हुआ था तो जिनसांग वहाँ आ जाता है जो पूरी तरह से ड्रंक था। वो चोई से कहने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है। चोई उसे पे चिल्लाकर कहता है कि सही कहा और वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए चोई कानों में ईयरफोन्स लगा लेता है, जिससे उसे पता नहीं चलता और एक ट्रक एकदम उसके पास आ जाता है। उसे तो लगा कि वो गया, पर ट्रक ड्राइवर समय रहते ट्रक रोक लेता है। चोई अभी से संभला ही था कि जिनसांग पीछे से उसके सर पे पत्थर से मारता है और तब तक मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अब फिर से चोई हेल्स गेट के बाहर उठता है जहाँ डेथ भी थी। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है कि इतने छोटे से बात के लिए उसने मेरा मर्डर कर दिया। वो डेथ पे भी इल्जाम लगाने लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनाई ताकि वो सरवाइव न कर सके। वो डेथ पे चिल्लाकर कहने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझे झूठी उम्मीद दी। अब डेथ को गुस्सा आ जाता है। वो चोई को गले से उठाकर दूर फेंकती है, फिर उसके पास जाकर कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती और अगर तुमने दोबारा इस तरह से मुझसे बात की तो मैं तुम्हारा चेहरा क्रश कर दूंगी। डेथ फिर चोई को बताती है कि अगर अपने पनिशमेंट के बीच में उसने अपनी जान ले ली तो उसे हेल्थ से भी भयंकर सजा मिलेगी। फिर वो कहती है कि तुमने सही गेस किया था, युक्सो सुसाइड से मरने वाला था, पर उसके बचने के बाद भी तुम मरे अपने चॉइसेस की वजह से। वो एक बार फिर से चोई को शूट करती है। इस बार जागने पे चोई को रियलाइज होता है कि उसके सर पे कवर डला हुआ है। जो लोग वहाँ थे वो गैंगस्टर्स लग रहे थे। वो लोग चोई को टॉर्चर करते हैं, फिर उसके चेहरे से कवर हटाते हैं। उनमें से जो बॉस जैसा था वो चोई से लड़की और पैसों के बारे में पूछता है। चोई को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। इस आदमी की मेमोरीज उसे अभी मिली नहीं थी। वो कुछ आंसर नहीं कर रहा था तो एक आदमी उसके आंख निकालने उसकी तरफ बढ़ता है। चोई चिल्लाकर कहता है कि वो सब कुछ बता देगा, बस अभी तुरंत उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर वो बॉस एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो मारता उससे पहले वो चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर घुसता है और उसे इस आदमी की मेमोरीज दिखती हैं। पता चलता है कि इस आदमी का नाम ली जुहुन था। वो एक सीक्रेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्सर का काम करता था, मतलब किसी भी तरह से अपने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को हैंडल करता था। उस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के साथ एक लड़की इन्वॉल्व थी जिसे वो पसंद करता था। उसने उस लड़की के साथ भागने का प्लान बनाया था। अपने बॉस से 10 बिलियन चुरा कर उसने एक सेफ स्पेस पे छुपा दिया था। फिर जब वो उस लड़की से मिलने जा रहा था तो पकड़ा गया। ली जुहुन की मेमोरीज के साथ साथ उसकी एबिलिटीज भी चोई में आ जाती है। उन एबिलिटीज की मदद से वो उन सारे गुंडों से फाइट करके उन्हें हरा देता है। चोई मन में सोचता है कि इस आदमी की लाइफ ऐसी है कि ये कभी भी मर सकता है, पर इसके पास 10 बिलियन है। वो उन पैसों को ढूंढने का डिसाइड करता है ताकि अगर वो किसी और के बॉडी में सरवाइव करता है तो अच्छी लाइफ जीने के लिए उसके पास पैसे होंगे।
वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि वो एक ट्रक के पीछे था। वहाँ पार्क्ड एक बाइक लेकर वो ट्रक से बाहर निकलता है। उसे रियलाइज होता है कि ली जूहुन बहुत ही अच्छा बाइक चला लेता है। उसने जिन गुंडों से फाइट किया था उनमें से एक को होश आ जाता है, जिसके बाद वो मेन बॉस को ली जूहुन के बारे में बताता है कि वो भाग निकला है। ये जानकर मेन बॉस बहुत सारे लोगों को ली जूहुन के पीछे भेज देता है और उसके ऊपर 2 बिलियन का बाउंटी डाल देता है, जिसे देखकर एक पुलिस वाला भी उसके पीछे जाता है। चोई ली जूहुन के ड्राइविंग स्किल से बचता चला जा रहा था, पर अभी भी बहुत से लोग उसके पीछे लगे हुए थे। बाइक चलाता हुआ वो एक बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है और छत पे पहुंच जाता है। बाकी लोग भी वहां पहुंचकर उसको घेर लेते हैं। लग रहा था कि अब वो फंस चुका है, पर कुछ सोचकर वो बाइक पीछे लाता है। फिर तेजी से बाइक चलाता हुआ बिल्डिंग से जंप करता है और एक दूसरे बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में गिरता है। पूल में गिरने से उसका फोन ऑफ हो जाता है, जिससे अब बाकी लोग उसे ट्रैक नहीं कर पाते। वहाँ से निकलता हुआ चोई मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही लग रहा तो इस बार मैं नहीं मरूंगा। वहाँ से सीधे वो उस लड़की के पास पहुँचता है जिसके साथ जूहुन भागा था। वो लड़की दौड़ के आके उसे हग कर लेती है। चोई मन में सोचता है कि जरूर वो इससे बहुत प्यार करता होगा। वो लड़की कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा था ये सोचकर कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं क्या करूँगी। वो फिर पैसों के बारे में पूछती है तो चोई किनारे जाकर एक बोट की तरफ इशारा करके बोलता है कि पैसे उस बोट पे हैं। अभी उसने अपनी बात कंप्लीट ही की थी कि वो लड़की सीधे उसके सर पे 2 गोली मारती है और जूहुन वहीं मर जाता है। चोई फिर से इस बार हेल्स गेट के बाहर उठता है और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लग जाता है। उसकी सिचुएशन पे डेथ को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। चोई डेथ से पूछता है कि उस लड़की ने आखिर मुझे क्यों मारा। क्या जूहुन ने पास्ट में उसके किसी फैमिली मेंबर को मारा था? उसने क्या ऐसा बदला लेने के लिए किया? डेथ कहती है कि जैसे तुमने खुद को मारा था पैसों के लिए, वैसे ही उस लड़की ने भी तुम्हें पैसों के लिए ही मारा। चोई पूछता है कि जूहुन भी उस लड़की के हाथों ही मरा था क्या? तो डेथ हाँ कहती है और पूछती है कि जब तुम्हें जूहुन की किस्मत का पता था तो भी तुम्हें उस पर शक नहीं हुआ? फिर खुद ही कहती है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ तो ऐसा ही होना था। चोई मन में सोचता है कि तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती जो मैंने प्लान्स बना रखे हैं। असल में जूहुन ने पैसे उस बोट में नहीं छुपाए थे। बोट से तो वो उस लोकेशन तक जाने वाला था और अब बस चोई ही था जिसे पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं। चोई डेथ की तरफ देखकर सोचता है कि मैं उन 10 बिलियन को ढूंढकर तुम्हारे बनाई जेल से बाहर निकलूंगा। डेथ एक बार फिर से चोई की तरफ गन पॉइंट करके उसे शूट करती है। इस बार उठने पे चोई देखता है कि वो जेल में बंद एक कैदी था। उसकी मेमोरीज अभी तक आई नहीं थी, तो वो अपने एक सेलमेट से पूछता है कि वो जेल से कब निकल रहा है। तो वो कैदी बताता है कि हम दोनों ही 4 दिन के बाद बाहर निकल रहे हैं। वो कैदी फिर कहता है कि बस तब तक तुम्हें अपना टेम्पर कंट्रोल में रखना होगा, वरना कहीं वो साइकोपैथिक मर्डरर तुम्हें मार ना दे। चोई को समझ तो नहीं आता कि वो किसके बारे में बोल रहा है, पर वो नोटिस करता है कि उसी सेल में एक कैदी ने अजीब से फोटोज लगा रखे थे। तभी एक गार्ड उसी साइकोपैथिक कैदी को लेकर अंदर आता है और चोई देखता है कि वो कैदी और कोई नहीं बल्कि जिनसांग था। वही जिनसांग जिसने उसकी जान ली थी जब वो ह्युक्सू की बॉडी में था। उसको देखकर चोई से रहा नहीं जाता। वो जिनसांग को मारने लग जाता है। उसे पता नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है, पर वो जिनसांग को सबक सिखाना चाहता था। उसके बाकी सेलमेट्स उसको मारने से रोकते हैं, इसलिए नहीं कि वो जिनसांग को मार डालेगा, बल्कि इसलिए कि जिनसांग फिर उसे नहीं छोड़ेगा। एक्चुअली जिनसांग की इमेज ऐसी बनी हुई थी कि सब लोग उससे डरते थे। तभी वो चमकता हुआ स्टोन आकर उसमें एब्जॉर्ब होता है और उसे पता चलता है कि अभी वो जिसकी बॉडी में है उसका नाम तैसांग है। तैसांग बचपन से ही MMA फाइटर बनना चाहता था, पर उसकी फैमिली की कंडीशन बहुत बुरी थी। उसे अपने दोस्त से पता चला था कि बस एक काम के लिए एक आदमी उसे बहुत से पैसे दे सकता है। तैसांग जब उस आदमी से मिला था तो उसे पता चला था कि वो आदमी एक लॉयर है। उसका क्लाइंट जो कि एक बहुत अमीर आदमी था, एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था। उस आदमी ने तैसांग को ऑफर दिया था कि अगर वो उस एक्सीडेंट का ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा तो वो उसे 200 मिलियन वोन देगा। तैसांग उस समय 18 साल का ही था, तो उसे प्रोबेशन में छूट जाना था, इसलिए वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देता है। पर जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था उसकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से तैसांग को 2 साल की जेल हो गई थी। जेल जाने के बाद वो लॉयर तैसांग से मिलने आया था। तैसांग ने उससे कहा था कि 200 मिलियन ब्लेम लेने का था,
अब जब उसे 2 साल जेल में रहना होगा तो वो 1 बिलियन से कम नहीं लेगा। वो इसके लिए रेडी नहीं हो रहा था। तो तैसांग ने कहा था कि अगर वो उसे इतना पैसा नहीं देगा तो वो जेल से छूटते ही एक लॉयर हायर करके सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा। चोई को अब तैसांग की सारी मेमोरीज मिल चुकी थी। वो जिनसांग की तरफ देखकर याद करता है कि आने के बाद से वो ऐसा बिहेव करने लगा था जैसे वो कोई साइकोपाथ हो, जिससे सब उससे डरने लगे थे। चोई को अपनी तरफ देखता देख जिनसांग साइकोपैथिक वे में पूछता है कि तुम मरना चाहते हो क्या? तो चोई हंसने लग जाता है, फिर कहता है कि मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे एक्टर हो। वो सबकी तरफ देखकर कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना, और जिनसांग के पास जाकर उसे जोर का थप्पड़ लगाता है। वो कहता है कि सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ तुम मजे कर रहे हो। जिनसांग कुछ समझ पाता उससे पहले चोई 2-4 थप्पड़ और लगाता है। आखिर जिनसांग रोते हुए माफी मांगने लग जाता है। चोई फिर सबको बताता है कि ये कोई साइकोपैथिक मर्डरर नहीं है, बल्कि एक लूजर है जो हाई स्कूल में लोगों को बुली किया करता था। बाद में जब इसके बुली ने ही इसको सबक सिखाया तो इसने पीछे से उस पर अटैक करके उसे मार डाला। जिनसांग डरता हुआ पूछने लगता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो चोई उसके पास आकर कहता है कि तुमने किसी की जान ली है, अफसोस करने के बजाय तुम उसे यूज करके दूसरों को डरा रहे हो। अब तो बाकी लोग भी जिनसांग को मारने लगते हैं, ये बोलकर कि तुम अब तक हमें बेवकूफ बना रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोई जेल के वर्कशॉप में काम कर रहा था। अचानक से एक कैदी चोई पे अटैक करता है। चोई समय रहते साइड हट जाता है और वो कैदी खुद घायल हो जाता है। वहाँ जो गार्ड्स थे वो उस कैदी को लेकर बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद चोई देखता है कि बाकी सारे कैदी उस पर अटैक करने को रेडी थे। चोई का सेलमेट जो वहीं था सिचुएशन देखकर भाग निकलता है। चोई को पहले तो समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर फिर उसे पता चलता है कि उस लॉयर ने उन्हें पैसे दिए हैं उसे मारने के लिए। सब लोग चोई पे एक साथ अटैक करते हैं, पर चोई सबको हरा देता है। वो तैसांग की बॉडी और उसकी एबिलिटीज से बहुत इम्प्रेस होता है और सोचता है कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी उसका सेलमेट भी वहाँ दौड़ता हुआ आता है एक रॉड लिए हुए, तो देखता है कि चोई ने तो अकेले ही सबको हरा दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में जब सब सोए हुए थे तो जिनसांग वॉशरूम जाता है और वहाँ किसी चीज को शार्प करके चाकू बना लेता है। वो असल में चोई को ही मारने के प्लान में था, पर चोई वहाँ पहुंचकर वो चाकू उसके हाथ से ले लेता है। उसे पहले से ही शक था कि जिनसांग ऐसा कुछ करेगा। जिनसांग कहने लगता है कि मैं अब यहाँ टिक नहीं पाऊंगा, तुम्हारी वजह से सब अब मुझे कमजोर समझने लगे हैं, तो कोई भी मुझे मार देगा। इस पे चोई उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि इसका क्या मतलब, तुम मुझे मारने का प्लान करोगे। एक बार को तो चोई के मन में आता है कि वो ही जिनसांग को मार दे, पर फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलकर वो 10 मिलियन ढूंढने हैं। पर वो जिनसांग को सबक भी सिखाना चाहता था, तो वो ह्युक्सो और जिनसांग के पास्ट से रिलेटेड बातें करता है और उसे कन्विंस कर लेता है कि ये सारी बातें उसे ह्युक्सो से पता चली है, क्योंकि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि ह्युक्सो उसके पीछे ही खड़ा है और जब तक वो जिंदा है ह्युक्सो उसे डराता ही रहेगा। जिनसांग की तो डर से हालत खराब हो जाती है, वो पागलों जैसे हरकत करने लगता है। चोई मन में सोचता है कि इसे तो मैं जान से मारना चाहता था, पर ऐसे टॉर्चर होते हुए रहना उसके लिए ज्यादा पेनफुल रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोई और उसका एक सेलमेट अपनी सजा काटकर जेल से अब बाहर निकलते हैं। वहाँ वो लॉयर भी था जिसने तैसांग को जेल भेजा था। वो उसे बुलाकर बचे हुए पैसे देने की कोशिश करता है, तो चोई मना कर देता है क्योंकि पैसों के चक्कर में उसकी कई बार जान जा चुकी थी। वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो पास्ट में था, अब वो सारी बात भुलाकर एक ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहता है। वहाँ से चोई उस जगह पे जाता है जहाँ उसकी यानी जूहुन की जान गई थी। एक बोट लेकर उस लोकेशन पे पहुँचता है जहाँ जूहुन ने पैसे छुपाए थे और उसे वो पैसे मिल भी जाते हैं। चोई की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर उसके फोन में तैसांग की मॉम का कॉल आता है। पहले तो वो सोचता है कि इग्नोर कर दे, पर फिर उसे याद आता है कि जब वो बिल्डिंग से कूदने वाला था तो उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। उस समय तो उसने उठाया नहीं था। अभी वो कॉल पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से तैसांग की मॉम उससे सॉरी कहती है, बोलती है कि उसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है उनकी वजह से ही है। वो तैसांग को घर आने को बोलती है। बात करता हुआ चोई इमोशनल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे बार बार अपनी मॉम की याद आ रही थी।
चोई ने तेसांग की मॉम से मिलने को हाँ बोल दिया था। वो पैसे लेकर तो जा नहीं सकता था और ना ही पैसे बैंक में रख सकता था, तो वो आधे पैसे बस स्टैंड के लॉकर में रखता है और आधे तेसांग की मॉम के लिए लेकर निकलता है। उस लॉकर में कुछ भी 4 दिन तक ही रख सकते थे, तो चोई मन में सोचता है कि 4 दिन तो काफी हैं, तब तक वो वापस आकर पैसे ले ही लेगा। चोई फिर जब तेसांग के घर के पास पहुंचता है तो अचानक से एक आदमी आकर उस पे चाकू घुसाता है। एक्चुअली ये आदमी उस लड़की का फादर था जिसकी उस एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। उसे तो यही पता था कि एक्सीडेंट चोई ने किया, तो वो उसे मारकर अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से बस 2 साल की सजा कुछ भी नहीं थी। वो फिर से चोई को मारने वाला था, पर चोई किसी तरह सॉरी बोलता है और कहता है कि एक्सीडेंट करने वाला वो नहीं बल्कि कोई और था। वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ किसी के आने की भी आवाज होती है, तो वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। उसके जाने के बाद चोई का सेलमेट वहाँ आता है जो उसके साथ ही बाहर निकला था। वो तेसांग की ऐसी हालत देखकर पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो तेसांग यानी चोई कहता है कि वो अभी ठीक है। इस पे वो सेलमेट अजीब तरह से कहता है कि मैं तो डर गया था ये सोचकर कि मुझसे पहले कोई और तुम तक पहुंच गया है। ये बोलकर वो एक चाकू निकाल लेता है। चोई घबरा जाता है, पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि उससे कहा गया था कि उसे मारने पे उसे पैसे मिलेंगे। अब चोई को समझ आता है कि उस दिन जेल में दौड़ता हुआ वो उसे बचाने नहीं बल्कि मारने आया था। चोई उसे रोकने के लिए कहने लगता है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा, पर उसे भरोसा नहीं होता कि चोई के पास उतने पैसे हो सकते हैं और वो चाकू से चोई को मार डालता है। इस बार जागने पे चोई सीधा डेथ के पास जाता है और उसे शूट करने को कहता है, क्योंकि 4 दिन के अंदर उसे उस लॉकर से पैसे निकालने थे। डेथ हंसती हुई उसे शूट कर देती है। नए बॉडी में जागने पे चोई देखता है कि वो किसी कैफे में था। वो उठने की कोशिश करता है तो उठ नहीं पाता। वेटर को आवाज लगाता है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर एक मिरर पे जाती है और वो देखता है कि वो एक छोटा सा बेबी बना हुआ है। अब उसे समझ आता है कि शूट करने से पहले डेथ हंसी क्यों थी। अपने पैसों को याद करके चोई जोर जोर से रोने लग जाता है। रोने की आवाज सुनकर बच्चे की मॉम भागती हुई आती है और बच्चे को गोद में लेकर चुप कराने लगती है। फिर वो बच्चे को ले जाकर कार में बैठती है। चोई मन में सोचता है कि अच्छा तो ये बच्चे की मॉम है। वो लेडी फिर बच्चे की तरफ पलटकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम चुपचाप सो नहीं सकते क्या, तुम्हारी वजह से मैं कॉफी तक नहीं पी पाई। उसको ऐसे चिल्लाता देखकर चोई मन में सोचता है कि इसके साथ तो कुछ गड़बड़ है। घर पहुंचकर वो लेडी बच्चे को सोफे पे पटक देती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि इसको कुछ खिला दो। उसका हस्बैंड स्माइल करता हुआ चोई के पास आता है, तो चोई मन में सोचता है कि चलो कम से कम ये तो ठीक है, पर ऐसा नहीं था। वो भी अपनी वाइफ के जैसा ही था। वो चोई को खिलाने के लिए एक्सपायरी खाना लेकर आता है। चोई नहीं खा रहा था तो वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं आराम तक नहीं कर पाता। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और एक पुलिस वाला एक लेडी के साथ अंदर आता है जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के लिए काम करती थी। उन्हें यहाँ चाइल्ड अब्यूज होने का टिप मिला था। वो लेडी अंदर आकर बच्चे को चेक करने लगती है। बच्चे का फादर उनसे कहता है कि हमें देखकर क्या ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को मारते होंगे। वो अपना आईडी दिखाकर बताता है कि वो खुद चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है। पुलिस वाला और वो लेडी घर में चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हैं तो उन्हें सब नॉर्मल लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें गलत टिप मिली है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। उनको जाता देखकर चोई उन्हें रोकने के लिए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, पर उनको क्या समझ आता। वो लोग निकल जाते हैं। उनके घर से निकलते ही चोई एकदम चुप हो जाता है, पर बच्चे की मॉम गुस्से में उसके पास आती है और उसको उठाकर कहने लगती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो अपने ही बच्चे को जमीन पे पटक देती है और तकिए से उसके सांस रोककर उसकी जान ले लेती है। डेथ के सामने जागने पे चोई उससे पूछता है कि उस बच्चे के लिए उसके पास वो चमकता हुआ स्टोन क्यों नहीं आया था। तो डेथ कहती है क्योंकि उस बच्चे के पास कोई मेमोरीज या एबिलिटीज थी ही नहीं। चोई फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता हुआ कहने लगता है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो डेथ कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी गारंटेड नहीं है। तुमने अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और डेथ को चुना था, पर उस बच्चे के पास तो कोई चॉइस ही नहीं था। चोई फिर से फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, फिर डेथ से खुद को शूट करने को कहता है। डेथ पूछती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। चोई को पता ही था कि डेथ सब जानती है। वो डायरेक्टली कहता है कि तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या करूँ,
तो मुझे शूट करो। डेथ कहती है कि हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट अगर तुम किसी की जान लेने की कोशिश करोगे तो मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चोई कहता है, तुम मुझे क्या समझती हो, मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकता, अब जल्दी से मुझे शूट करो। डेथ फिर उस पे गन पॉइंट करके शूट करती है। नए बॉडी में जागने पे चोई को सबसे पहले अपने पैसों का ख्याल आता है। वो चेक करता है तो पता चलता है कि बस 15 मिनट्स थे पैसे लॉकर से निकालने के लिए। लकीली वो उसी स्टेशन के बाहर था जहाँ उसने पैसे रखे थे। वो भागता हुआ अंदर जाता है और समय रहते पैसे लॉकर से निकाल लेता है। फिर वो खुद को वहाँ लगे मिरर में देखता है और सोचता है कि ये तो काफी हैंडसम है। वो चमकता हुआ स्टोन भी आकर फिर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे इस आदमी की सारी मेमोरीज मिलती है। इस आदमी का नाम ग्यूनू था। बचपन से ही अपने लुक्स की वजह से वो काफी पॉपुलर रहा था। उसी लुक्स की बदौलत वो मॉडलिंग करके अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। चोई फिर ग्यूनवू के घर पहुंचता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि इसके पास गुड लुक्स के अलावा पैसे भी काफी थे। उसकी नजर फिर वहाँ रखे पेपर पे जाती है जिसमें न्यूज छपा था कि 5 महीने के बच्चे की बॉडी मिलने से पेरेंट्स को अब्यूज के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये उसी बच्चे के बारे में था जिसकी बॉडी में चोई इसके पहले था। चोई मन में सोचता है कि काश वो खुद पुलिस के पास जाकर उनके अगेंस्ट टेस्टिफाई कर पाता। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर गिनवू की डेथ कैसे हुई होगी। सोचता हुआ वो परेशान होने लगा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उसे एक पार्टी में आने के लिए रिमाइंड कराता है। चोई को लगता है कि यहाँ रहकर मरने के बारे में सोचने से अच्छा है कि पार्टी में ही चला जाए। पार्टी में जाकर चोई बहुत एंजॉय करता है और ड्रंक हो जाता है। उस पार्टी का होस्ट तैकांग ग्रुप का सीईओ पार्क तेऊ था। पार्क से मिलने पे चोई को लगता है कि वो उससे पहले मिल चुका है, पर कहाँ ये उसे याद नहीं आता। फिर वो इतना ज्यादा ड्रिंक करता है कि बीच का उसे कुछ पता ही नहीं चलता और सीधा वो अगले दिन घर पे उठता है जब ग्यूनवू का भाई आकर उसे उठाता है। एक्चुअली ग्यूनवू ने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि एक वीक वो उसके कैफे का ध्यान रखेगा क्योंकि उसका भाई यूएस जाने वाला था। कैफे पहुंचकर चोई मन में सोचता है कि आज मैं काम कर लेता हूँ, इसके यूएस जाते ही मैं भी आना बंद कर दूंगा। तभी वहाँ एक कस्टमर आती है जिसे देखकर चोई तो जैसे शॉक में ही चला जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जीसू थी, उसकी गर्लफ्रेंड जिससे मरने से पहले उसने ब्रेकअप कर लिया था। जीसू को देखकर उसे उसके साथ बिताए मोमेंट्स याद आ जाते हैं। दोनों कॉलेज में पहली बार मिले थे जब जीसू के हाथ से कुछ पेपर्स उड़ के चोई के पैरों के पास चले गए थे। चोई ने जब पेपर्स उठाकर जीसू की तरफ देखा था तो पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया था। जीसू का ऑर्डर रेडी करता हुआ चोई बहुत नर्वस फील कर रहा था और जब वो ट्रे उसकी तरफ बढ़ाता है तो दोनों के हाथ आपस में टच होते हैं और चोई के हाथ तो कांपने ही लग जाते हैं। फिर वो गिनवू के भाई से पूछता है कि ये अक्सर यहाँ आती है क्या, तो वो बताता है कि ये लगभग रोज ही आती है और कैफे बंद होने तक यहीं रुकती है। वो ये भी बताता है कि ये एक राइटर है। चोई चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जीसू ने अपनी लिखी नॉवेल से राइटर्स कॉन्टेस्ट जीता था। जीसू चोई के साथ रहते हुए ही ये नॉवेल लिख रही थी। वो फिर एक लाइब्रेरी में जाकर वही नॉवेल लेता है पढ़ने के लिए। वो याद करता है कि इसी लाइब्रेरी में वो जीसू के साथ आया था जब वो यही नॉवेल लिख रही थी। नॉवेल पढ़ता हुआ चोई इमोशनल हो जाता है क्योंकि नॉवेल के कुछ सीन्स उसके और जीसू के साथ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे। वो एक कन्वर्सेशन याद करता है जब उसने जीसू से कहा था कि वो कभी उसे जाने नहीं दे सकता क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लाइब्रेरी से निकलता हुआ चोई की नजर कुछ पेन्स पे पड़ती है। उसे याद आता है कि जीसू को एक फाउंटेन पेन पसंद आया था तो उसने कहा था कि जब वो एक राइटर बन जाएगी तब वो उसे एक फाउंटेन पेन गिफ्ट करेगा। चोई ने तो वही पेन जीसू को देने के लिए उस समय ही ले लिया था, पर देने का उसे चांस ही नहीं मिल पाया। फिर हम कैफे का सीन देखते हैं जहाँ चोई जीसू को ही ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वहाँ एक आदमी अपनी वाइफ और बच्ची के साथ आता है। चोई को ध्यान आता है कि ये आदमी तो वही है जिसे उसने जीसू के घर के बाहर उसे फ्लावर्स देते देखा था। उस समय उसे लगा था कि वो उसका नया बॉयफ्रेंड है, पर अब पता चल रहा है कि ये तो जीसू का भाई है। चोई मन में सोचता है कि जीसू के लिए उसे रोज अपना कैफे ओपन रखना ही होगा। अगले दिन जीसू कैफे आती है तो चोई उसे एक फ्री पेस्ट्री ऑफर करता है। कहता है कि वो उसके बुक का फैन है। फिर वो जीसू से कहता है कि उसके पास नॉवेल के लिए एक आइडिया है। जीसू पूछती है तो चोई स्टोरी बताना शुरू करता है जिसमें एक आदमी बहुत से डेथ्स एक्सपीरियंस करता है। वो असल में अपनी ही कहानी बताना शुरू करता है जो कुछ भी उसने मरने के बाद एक्सपीरियंस किया था।
जीसू को कहानी अच्छी लगती है। वो चोई से कहानी के कैरेक्टर का नाम पूछती है। वो तो अपना नाम ही बताना चाहता था, पर कहता है कि उसने अभी नाम डिसाइड नहीं किया है। चोई फिर जीसू की बुक में उसका ऑटोग्राफ देने को बोलता है। जीसू साइन करने के लिए पेन निकालती है तो चोई नोटिस करता है कि ये वही पेन था जो उसने उसके लिए लिया था। वो पेन की तारीफ करता है तो जीसू कहती है कि ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। असल में चोई के फ्यूनरल के बाद उसकी मॉम ने ये पेन जीसू को दिया था। जीसू तो पेन देखकर रोने ही लग गई थी। उस दिन के बाद से जब भी जीसू कैफे आती थी तो चोई उसे अपनी कहानी सुनाता था, उन डेथ्स के बारे में बताता था जो उसने एक्सपीरियंस किए थे। जीसू एक दिन चोई से पूछती है कि तुम्हारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर कभी अपनी मॉम से मिलने क्यों नहीं गया। चोई कहता है कि अपनी मॉम को देखना उसके लिए बहुत पेनफुल रहेगा, इसलिए। काफी लेट हो गया था तो जीसू अगले दिन स्टोरी कंटिन्यू करने का बोलकर कैफे से निकल जाती है। उसके निकलने के कुछ मिनट्स बाद ही बारिश शुरू हो जाती है तो चोई छाता लेकर दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है और उसे अपना छाता देता है। फिर वो वापस कैफे आता है तो एक कस्टमर से ग्लास टूट जाता है। ग्लास उठाता हुआ उसके हाथ में कट हो जाता है और खून बहने लगता है। उसी समय कैफे में कुछ लोग एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं कि जिस लड़की की डेथ हुई वो इस कैफे में रेगुलरली आती थी। चोई को जीसू का ध्यान आता है और वो भागता हुआ उस जगह पे पहुंचता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां वैसा ही छाता पड़ा था जैसा उसने जीसू को दिया था, तो वो और ज्यादा घबराने लगता है। फिर उसकी नजर जीसू पे पड़ती है जो बिल्कुल ठीक थी और सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। जीसू उसके हाथ से बहता खून नोटिस करती है और आकर उसमें पट्टी बांधती है। जीसू चोई से कहती है, आज तुम्हें ऐसे घबराया देखकर मुझे खुद की याद आ गई। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि चोई के कूदने के बाद जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था तो जीसू भी भागती हुई वहां पहुंची थी और रोती चिल्लाती हुई सबसे उसके बारे में पूछ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीसू चोई के मेमोरियल प्लेस पे जाती है। उसकी फोटो देखकर वो रोने लग जाती है, ये बोलती हुई कि वो उसको बहुत मिस कर रही है। वो खुद को ब्लेम भी करती है, कहती है कि उस रात अगर उसने उसे रोका होता तो शायद वो सुसाइड करने का डिसीजन ना लेता। चोई जीसू को फॉलो करता वहां आ गया था और दूर से उसे रोता देखकर दुखी हो रहा था। जीसू के जाने के बाद वो अपनी मेमोरियल के सामने आता है तो पीछे से उसे उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि तुम कौन हो। चोई बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और अपनी मॉम से बहाना बनाकर कहता है कि वो तो यहाँ किसी और को देखने आया है। बोल के वो बाहर निकल जाता है। फिर वो छुपकर देखता है कि उसकी मॉम उसको याद करके बहुत रो रही थी। चोई को बहुत गिल्ट होने लगता है और वो भी रोने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चोई अपने सारे पैसे अपनी मॉम के घर पे छोड़ आता है। बैग में उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने खुद को चोई का एक दोस्त बताया था और लिखा था कि ये पैसे चोई ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बनाए हैं। नेक्स्ट सीन हम कैफे का देखते हैं। जीसू जब आगे की कहानी सुनकर कैफे से निकलने लगती है तो चोई भी उसके साथ निकलता है, ये बोलकर कि उसे भी उस तरफ जाना है। रास्ते में चलता हुआ चोई जीसू के साथ हाथ पकड़कर चलना याद करता है और सोचता है कि जिंदा रहने के लिए वो मोमेंट्स ही काफी थे। उस समय उन मोमेंट्स के इम्पोर्टेंस को वो समझ नहीं पाया था। अचानक फिर चोई जीसू से कहता है कि वो उसको कुछ बताना चाहता है क्योंकि आज का दिन उसका आखिरी भी हो सकता है। वो बताना शुरू करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो 7 सालों से डेट कर रहा था। पैसों के लिए उसे कई पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ रहे थे। कई मोमेंट्स ऐसे थे जब उसे खुद में शर्म आती थी, पर उन मोमेंट्स में भी उसकी गर्लफ्रेंड कॉन्फिडेंटली उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराती थी, ये बोलकर कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो ऐसी थी कि वो अपने आसपास किसी को भी दुखी नहीं रहने देती थी। चोई कहता है कि मुझे लगा था कि मेरे बिना भी वो ठीक रह लेगी, पर मैं गलत था और इसलिए मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि बस एक वही है जिसे मैं प्यार करता हूँ। इस बात से जीसू को चोई की याद आ जाती है, वो भी उससे ऐसे ही कहा करता था। अब चोई क्लियरली बताता है कि उसकी कहानी सच है और कहानी का मेन कैरेक्टर वो खुद है। उसके पहले डेथ के पहले उसका नाम चोई था। ये सुनकर जीसू हैरान रह जाती है। अभी इनकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि एक कार तेजी से आकर दोनों को धक्का मारती है। ड्राइवर फिर कार पीछे करता है और हम देखते हैं कि जीसू की डेथ हो चुकी थी, पर चोई की सांसें अभी चल रही थी। कार से जो आदमी बाहर आता है वो और कोई नहीं बल्कि तैकांग का सीईओ पार्क था। उसके हाथ में लाइटर देखकर चोई को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसके बदले तैसांग जेल गया था और उसी ने जुहुन को
अपने भाई के प्लेन को उड़ाने का काम दिया था। वही भाई जिसकी बॉडी में चोई अपने पहले डेथ के बाद गया था। पार्क देखता है कि चोई अभी जिंदा है तो वो खुद जाकर उसको फिनिश कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये क्राइम सीन वही है जो हमें पहले के एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ 2 लोगों की डेड बॉडीज के साथ चोई की फोटो थी। इस डेथ के बाद जागने पे चोई को जीसू का ध्यान आता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। वो सोचता है कि वो पार्क को मार डालेगा। फिर वो डेथ की तरफ देखता है और दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। टेबल पे रखी उसकी ही गन को वो उस पे पॉइंट करता है। कहता है कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, तो तुम खुद भी ट्राई करो। ये बोलकर वो गोली चला देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।